is on. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के बारे में बताया था, आज उन्हीं के आगे एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और उन क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो पिछले वीडियो में शायद नहीं कर पाते या लास्ट में थोड़ा थोड़ा सा छूट रहा था। अगर उन क्वेश्चन को बारे में कंप्लीट करें या फिर उसके आगे भी बढ़ना है तो जो परिभाषाएं हैं वो हर बार आती है, जैसे कि आपको पहले भी बताया था, और हर बार आती है तो उनको क्या करना है, एक अच्छे से याद करना है। अच्छे से इसलिए याद करना है क्योंकि वो हर बार आ रही है, तो हर बार वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो अब एक जो छोटी सी परिभाषा है, जैसे आपकी कर्ण, खटका, मुर्की, मीण, है ना, तो ये जितनी जितनी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है उनको आपको माइंड मेकअप करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हर लाइन में किसी ना किसी लाइन में जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उसी लाइन के आधार पे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो रहे हैं। ये पिछले वीडियो में बताया था, आज एक बार फिर से बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि ग्रह, अंश और न्यास। ग्रह, अंश और न्यास। तो जो सबसे पहले हमने पूछा क्वेश्चन, ग्रह, आधुनिक काल के समान प्राचीन काल में गायकी अथवा वादकों को अधिक स्वतंत्रता नहीं थी। जो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि प्राचीन काल में इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। पहले स्लाइड को समझ ले, वो क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में गायकों को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। क्यों नहीं थी, उसका एक सबसे बड़ा स्पेशली रीजन क्या था कि शायद पहले इतने इंस्ट्रूमेंटल नहीं थे, वो इसलिए आज इतने ज्यादा हो गए हैं, इसलिए उनका प्रचार प्रसार क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। धीरे धीरे जब कोई चीज प्रचार प्रसार में आती है तो वो बढ़ती है। क्या प्राचीन काल में, पहले की बात कर रहे हैं कि पहले जैसे कि ये तय था कि तुम्बरा में ही गाना है या हारमोनियम में ही गाना है या फिर ये जो अपने पखावज है उस पे ही गाना है या तबले पे ही गाना। एक निश्चित था कि हमको इस गायकी को इसी के साथ गाना ही है, इस इंस्ट्रूमेंटल के साथ या उसी से ही बजा के स्वरों को आगे बढ़ाना। अब क्या हो गया है, इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंटल चल रहे हैं कि उसी में ही आपको कुछ नहीं करना है, एक साथ 6 दिए होते हैं, उसी में से आपको हारमोनियम की भी आवाज मिल रही है, गिटार की भी मिल रही है, सितार की भी मिल रही है, तबले की भी मिल रही है, पका आपका जिस हिसाब से गाना होता है, मतलब गाने के जो स्वर होते हैं हम उसी के हिसाब से उसको सेट कर रहे हैं। एक ही आदमी 6 चीजों को कंप्लीट कर रहा है, कहाँ पे उसको कौन सा स्वर देना वो उसी पे पिक करता है, उसी को वो बजाता है और वो उसी पे जाके सेट हो जाता है। आप देखते होंगे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें 50 लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, जितने भले 4 लोग हो पर वो पूरा कंप्लीट जितने स्वर जा रहे हैं, जितने चीजों की आवश्यकता वो उन्हीं में से अरेंज हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है, वो इतने महंगे होते हैं इसलिए होते हैं कि उनमें आपको ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको बजाना आता है तो आप खुद ही इतने सक्षम है कि वो एक चीज से सारे स्वरों का विस्तार कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात करें कि प्राचीन काल में गायकों को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, एक ये बात। और दूसरी ये कि पहले की सोच दूसरी थी और अब की सोच में बहुत अंतर आ गया। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो लोग पहले सोचते थे वो आज नहीं सोचते, जो आज सोचे वो हो सकता है 10 साल बाद ना सोचे। तो ठीक इसी तरह से ये कह रहे पहले इतनी गायकों को स्वतंत्रता, वो एक सीमा में बंधे हुए थे मतलब एक उनकी एक निश्चित मर्यादा थी कि हमको इसी टाइम पे, इसी समय पे, इसी जगह पे
इसी राग को कंप्लीट करके तभी उठना है या तभी जाना है या तभी आगे बढ़ना है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तो हम आगे नहीं। आजकल क्या होता है, किसी एक को कंप्लीट करने के लिए हमें ज्यादा समय की भी आवश्यकता नहीं होती, श्रम की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंटल है, वो हमें खुद ही सिखा देते हैं। सच्चाई ये है कि वो हमें खुद ही सिखा देते। कुछ गलत हो जाता है फिर हम उसको बजाते हैं, फिर गलत हो जाता है, फिर तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बटन हमको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर देता है। अब इसके आगे तो क्या कहा, उन गायकों और वादकों को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें शास्त्र नियमों का पालन कठोरता के साथ पग पग पे करना पड़ता था। शास्त्र नियमों करना पड़ता था। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि प्रत्येक राग को निश्चित स्वर से प्रारंभ करना पड़ता था। प्रत्येक राग को एक प्रत्येक राग को एक निश्चित स्वरों से ही शुरू करना पड़ता था। फिर इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि निश्चित स्वर पर समाप्त करना भी पड़ता था। पग पग पर प्रत्येक राग को निश्चित स्वर से आरंभ करना पड़ता था और निश्चित स्वर पर ही समाप्त करना पड़ता था। और करना पड़ता था। राग का वह स्वर जिससे राग का गायन वादन प्रारंभ होता था। राग का स्वर जिसमें गायन वादन, किसी राग का गायन वादन प्रारंभ होता था, वो क्या कहलाता है? ग्रह स्वर कहलाता है। जो सबसे पहले मैंने काम पूछा ग्रह, तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि ग्रह स्वर कहलाता था। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस स्वर पर गायन समाप्त करना पड़ता था उसे नया स्वर, जिस पर गायन
समाप्त होता था उसे न्यास स्वर कहते हैं, जिसपे क्या होता था। और इसके अतिरिक्त जिस स्वर का प्रयोग राग में सबसे अधिक होता है, इसके सबसे अधिक होता है। अधिक होता है, इसे क्या कहते हैं। अंश स्वर कहलाता है। आधुनिक काल में ग्रह और न्यास का प्रचलन तो नहीं है। चलन क्या हो गया, नहीं है। आधुनिक काल में ग्रह और न्यास का प्रचलन जो है वो नहीं है, किंतु अंतर का प्रचार वादी स्वर के नाम से अवश्य होता है। परंतु अंश स्वर का क्या कहा, परंतु अंश स्वर का प्रचार वादी स्वर के नाम से वादी स्वर के नाम से अवश्य प्रचलन अवश्य है। इसलिए वादी स्वर को अंश स्वर, इसलिए अंश स्वर कहा जाता है। फिर अगर इसी के आगे बढ़ेंगे तो क्या कह रहे हैं, इसलिए वादी स्वर को अंश स्वर तो कहा गया, जीव स्वर अथवा प्रधान स्वर भी कहा गया। ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, जीव स्वर व प्रधान। तो एक बार फिर से इस परिभाषा को क्या करें, बता दें। प्राचीन काल में
गायकों को इतनी क्या थी, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी कि वो अपने हिसाब से रागों का, ये किसी गीत का ठुमरी, ठप्पा, तराना, ध्रुपद, धमाल जो भी हमारे सिलेबस के अंतर्गत आती है, उनको ये अपने हिसाब से गा सकते थे, नहीं थी। क्यों? कि शास्त्रों के जो नियम थे वो पालन करना उनको कठोरता के साथ करना पड़ता था। कि अगर कोई राग, अगर वो स्पेशली राग की बात करें, तो किसी राग को तैयार करना, चाहे भैरव हो, भैरवी हो, पीलू हो, मारवा हो, तोड़ी हो, कोई की भी राग हो, तो क्या करें, प्रत्येक राग को एक निश्चित स्वर से ही शुरुआत करनी पड़ती थी। मतलब वो इसलिए करना पड़ता था कि उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं था। वो इसलिए एक उनकी मजबूरी समझ लीजिए, या उनके पास कोई रास्ता नहीं। अब क्या हो गया है कि जो आजकल के गायक हैं उनके पास ये जो बताया अभी कि इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंटल हैं कि वो कहीं ना कहीं उन स्वरों को थोड़ा सा विच्छेद करके कहीं ना कहीं से सेट कर लेते हैं, बल्कि जो स्वर शायद उनको समझ में आज के लोगों को नहीं आते, वो दूसरी तरह से सेट कर लेते हैं कि सा को अगर माँ में भी परिवर्तित करे, या माँ को गा में कर रहे हैं, या गा को तो किसी धा में परिवर्तित करे तो वो और भी अच्छा लगने लगता है। तो ये क्या है, उनके तरीके थे। तो उसी इंस्ट्रूमेंटल के अंदर आपको बताया ना, इतने सारे ऑप्शंस है कि कहीं ना कहीं वो इतना सुंदर लगने लगता है कि आपको खुद किसी चीज की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अब ये निश्चित स्वर पे ही समाप्त करना पड़ता था। जैसे कि कोई राग अगर सा से शुरू हो रहा है तो सा पे खत्म होना चाहिए, या धा पे खत्म हो तो धा पे ही खत्म होगा। आजकल ये जो उतार चढ़ाव होते हैं, लय होती है, ताने होती है, उसका स्वरूप पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। इसलिए क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। परिवर्तित हो चुका मतलब उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वो किस तरह से हैंडल करें किसी भी राग को जो सामने वाले को अट्रैक्ट करे, ना कि विवादी स्वरों की तरह थोड़ा अलग दिखे। अलग नहीं दिख रहा, वो क्या करना, अट्रैक्ट करना। अब इन्होंने जो आगे कही वो क्या कहा कि गायन वादन प्रारंभ होता है किससे, राग का जो स्वर है वो गायन वादन प्रारंभ करता है, वो तो सही है, लेकिन जो एक उन्होंने कहा ग्रह स्वर कहलाता है, जिससे गायन की शुरुआत कर रहे हैं और वादन, मतलब दोनों चीजों की बात करें, पहला गायन और दूसरा वादन। तो ये कह रहे गायन वादन प्रारंभ होता है, उसको क्या है कहा, ग्रह स्वर की परिभाषा दे दी। अब इसी के आगे अगर बढ़ेंगे तो कह रहे जिस गायन समाप्त होता था या जिससे गायन समाप्त होता था, न्यास स्वर कहलाता है। ये इन्होंने न्यास स्वर को कहा कि ग्रह, अंश और न्यास। अब ये न्यास क्या हो गया, जिससे गायन समय समाप्त हुआ, वो उन्होंने न्यास स्वर कहला दिया। अब जिस राग में जिस स्वर का प्रयोग सबसे अधिक होता है वो कौन सा स्वर हो गया, अंश स्वर। अब अंश को किस नाम से परिभाषित किया, आधुनिक काल में ग्रह और न्यास। मतलब इस समय जो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि इस समय जो अपना चल रहा है वर्तमान समय, तो ये कह रहे हैं कि जो भी इस समय तो क्या है, जो छोटा ख्याल, बड़े ख्याल, इन सब चीजों का ज्यादा प्रचार प्रसार है, लेकिन फिर भी आधुनिक काल में ग्रह और न्यास का चलन नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे जा चुका, वो जो चलन था वो बहुत पीछे जा चुका है। अब कह रहे हैं आगे क्या करना है, परंतु अंश स्वर वादी स्वर के समान के नाम से ही जाना जाता है। तो जो अंश, अब कोई नहीं जानता है कि अंश क्या होता है, तो उसको एक किस नाम से परिभाषित किया, वादी स्वर के नाम से परिभाषित कर रहे हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं, वादी स्वर को अंश स्वर कहा जाता है। जब उसका नाम ही बदल दिया गया तो उसको क्या है, संज्ञा दे दी गई कि वादी स्वर को ही अंश स्वर कहा जाता है। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने क्या बताई कि जीव स्वर व प्रधान स्वर भी इसे कहा गया है। मतलब जीव जिसमें एक तरह से उसमें पूरा तरह से हम लोगों के साथ साथ बाकी जैसे जीव जंतु तो वो जो गाय होती थी वो इकट्ठी हो जाती थी। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि एक ध्वनि सुन के एक जानवर भी आकर्षित हो जाता है, तो ठीक उसी तरह से क्या कह रहे हैं, जीव स्वर व प्रधान स्वर, मतलब जीवों को आकर्षित करने की तो उसकी कला थी, किसमें, अंश में। और ठीक उसी तरह से इसको प्रधान स्वर की भी मान्यता प्राप्त है, मतलब इसको प्रधान स्वर भी कहा गया है। प्रधान इसलिए क्योंकि वो हर जगह जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। हम जब किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या होता है, उसकी सच्चाई है कि अगर किसी चीज को ज्यादा मानते हैं तो वो इसीलिए मानते हैं कि वो उस लायक
वाला जितने भी लोग होते हैं वो उसको ज्यादा इज्जत देते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज बताई वो क्या बताई उन्होंने, आंसर बताइए। तो अभी ये क्वेश्चन जो था एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आपका यहीं पे खत्म हो रहा है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जितने भी तक पढ़ चुके हैं अगर उनमें से कोई दिक्कत हो रही हो तो आप एक बार फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी थ्योरी बहुत बाकी है, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। उसके बाद में अगर जो समझ नहीं आ रहा वो पूछ सकते हैं और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप बता दें। और थैंक यू वेरी मच।